हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपके संविधान को बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है संविधान का वो क्या है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या में किस तरीके से कितने सदस्य थे, कौन कौन सी प्रमुख कमेटियां थी वो मैं बता चुका हूं, मूल कर्तव्य के बारे में बात कर चुका हूं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर चुका हूं, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर चुका हूं। और अब जो चैप्टर है ये हमारा है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। इसमें हम लोग एक विकसित जो है डिटेल चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि संविधान को किस तरीके से बदला जा सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रावधान है। अच्छा, संविधान का संशोधन जो है अलग अलग देश के लिए अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में संविधान का संशोधन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, और जबकि ब्रिटेन की अगर बात कर लीजिए तो ब्रिटेन में संविधान है ही नहीं। ब्रिटेन में जो है जो वहाँ की पार्लियामेंट ने कह दिया, या जो उनके ऐतिहासिक जो एक डिकोरम बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ है काम काज करने का, उसको ही मौलिक जो है तरीका माना जाता है। लेकिन भारत में जो है कि संविधान को जो है ठोस और लचीला दोनों कहते हैं कि ये कठोर भी है, सख्त भी है और ये लचीला भी है। सख्त इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदला नहीं जा सकता है, और लचीला इसलिए है क्योंकि इसको बदला जा सकता है कई तरीके कई हद तक, लेकिन इतना नहीं बदला जा सकता है कि जो इसका मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने सन 1973 में दिया था। तो मूलभूत ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया से, उसके अलावा बाकी सारे अनुच्छेदों को इसमें आप चेंज कर सकते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान के बदलाव को संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ऐसे प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। देखिए, टोटल मैं आपको बता दूं संविधान बदलने की प्रक्रिया, संशोधन करने की 3 प्रक्रिया है। क्या क्या प्रक्रिया है? एक है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है स्पेशल, और तीसरा है स्पेशल प्लस स्टेट का अप्रूवल, स्टेट का अप्रूवल। मैं बताता हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई एक अध्यादेश पास किया गया कि ऐसा है, संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको बदल लेने में हमारी सबकी बेहतरी है, भलाई है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 100 लोग बैठ के वोट दे रहे हैं, 100 लोग बैठ के वोट दे रहे हैं, तो 100 में से अगर 51 ने भी हाँ कर दिया तो संविधान संशोधन को पास माना जाएगा। इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी जैसे इसमें 50% की मेजोरिटी है, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे कि अगर 100 का जगह अगर 99 लोग, मान लें कि 99 लोग बैठ के अगर वो किसी चीज पर वोट दे रहे हैं, तो 2/3, इसका 2/3 कीजिए, यानी 66 लोग जो है अगर आपके फेवर में वोट दें। पहले सिंपल मेजोरिटी में क्या था, 51% था जिसके वोट से आपका मामला सिद्ध हो जाएगा। लेकिन दूसरा वाला मामला क्या है, 66% अगर आपके लोग जो है आपके फेवर में वोट देंगे तो ये जो है सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से पास होगा। और एक तीसरा जो तरीका है, तीसरा तरीका है राज्यों का भी अप्रूवल लेना। कुछ ऐसे नियम कानून जिसमें राज्यों का भी हित शामिल है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, या राष्ट्रपति संबंधित कोई प्रावधान है, या शेड्यूल 7 की बात हो रही है, केंद्र और राज्य के बीच जो है पावर डिवीजन की बात हो रही है कि केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से पावर डिवीजन होगा, पैसा किस तरीके से डिवीजन होगा, तो उसमें राज्यों का भी रोल आ जाता है, क्योंकि संविधान सिर्फ केंद्र का नहीं है, राज्य का भी है। तो इस तरीके के मामले से संबंधित प्रावधान को संशोधन करने के लिए क्या है, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, यानी कि 100 लोग अगर वोट दे रहे हैं तो 66 लोग आपके फेवर में हो, 66% का मतदान चाहिए, प्लस जो टोटल राज्य है, मान लीजिए आपके क्षेत्र में 30 राज्य हैं, तो 30 में से आधे से ज्यादा राज्य उसको सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करें उस बिल को, तब उस बिल को प्रॉपरली माना जाता है कि संविधान का संशोधन हो गया है। संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुच्छेद 368 में निर्धारित संशोधन की प्रक्रिया द्वारा ही बदला जा सकता है। 368 जो है वो ऐसा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि संविधान को कैसे बदला जा सकता है। संघीय ढांचा मतलब जो संघ का ढांचा है, जिसमें केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है।
तो इस तरीके के ढांचे को संघीय ढांचा कहते हैं। जैसे कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, मोदी जी और योगी जी को प्रभावित करने वाले प्रावधान के मामले में विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुस्मर्त आवश्यक है। यानी कि आधे से ज्यादा राज्य अगर संघीय ढांचे को बदल रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को बदला तो जा ही नहीं सकता है, लेकिन संघ में जो राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का जो वितरण है, अगर उस वितरण को हम बदल रहे हैं कि संघ किस चीजों पे कानून बना सकता है, राज्य किन चीजों पे कानून बना सकता है, संघ के पास कितना पैसा आएगा, राज्य के पास कितना पैसा आएगा, संघ किन किन शक्तियों में क्षेत्र में जो है कार्यरत हो सकता है, राज्य किस किन शक्तियों में कार्यरत हो सकता है, इससे संबंधित चीजें जो हैं उसमें जो है राज्यों की अनुमति अति अनिवार्य मानी गई है। जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके, ठीक है, जो आर्टिकल 54 है और 55 है, अगर इसको बदलना है तो राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं है, राष्ट्रपति क्या है, राज्य का भी राष्ट्रपति है ना। संघ और राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा, अगर संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव पावर को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपको राज्यों की भी अनुमति लेना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई अनुच्छेद आप पास कर रहे हैं, कोई पावर, कोई जो है लॉ ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन और जजमेंट को चेंज करने के लिए, उनकी शक्तियों को चेंज करने के लिए, तब भी जो है ऐसे मामलों में राज्यों का समर्थन चाहिए होगा। संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संघ और राज्य के बीच, जैसे इससे पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर को भी चेंज करने और लेजिस्लेटिव पावर दोनों को चेंज करने के लिए विधायी शक्तियों का मतलब क्या, जो विधायिका में शक्तियां हैं। विधायिका मतलब, विधायिका वर्ड आया है कहां से, विधि से आया है। विधि का मतलब क्या है, कानून। तो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं संघ की और राज्य की, उसके बीच में वर्गीकरण जो हो रखा है, उसमें अगर आप कोई छेड़छाड़ करना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार अगर चाहती है तो उसको राज्यों से अनुमति लेना पड़ेगा। आधे से ज्यादा राज्य अगर उसके बिल का समर्थन करेंगे, उस संविधान संशोधन बिल का, तभी उसको पास माना जाएगा। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, 7वीं अनुसूची में 3 सूची होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघीय लिस्ट होगा, राज्य की लिस्ट होगी और समवर्ती सूची। संघीय सूची, केंद्र की सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हिंदी में शायद कहते हैं, अगर कोई गलती मैंने ना की हो। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, एक संसद में जैसे क्या है, उत्तर प्रदेश जो है 80 जो है मेंबर भेजता है। अगर केंद्र सरकार मोदी जी चाहें कि 80 ना हो, 100 हो जाए या 40 हो जाए, ठीक है, यहाँ से जो है कोटा कम कर दिया जाए एमपीज का लोकसभा में, तो उसके लिए उनको एक बिल पास करना पड़ेगा जो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो, और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे से ज़्यादा राज्य अगर उसका समर्थन कर देंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो 80 से घटा के 40 भी की जा सकती हैं। कला के प्रावधान 368 स्वयं, 368 को अगर बदलना, 368 जो संविधान का जो अनुच्छेद है उसके अनुसार ही संविधान को बदला जाता है, लेकिन अगर आप 368 को ही बदलना चाहते हैं तब भी आपको राज्यों की अनुमति लेना अति अनिवार्य होगा। हमारे संविधान के संशोधन प्रक्रिया के लिए कोई अलग घटक निकाय उपलब्ध नहीं कराया गया है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि कई जगह पे संविधान को बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको कहते हैं, उसने जो है संविधान को बनाया, लेकिन संविधान बनाने के बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भंग कर दिया गया। तो अब क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास कोई एक ऐसी असेंबली नहीं है जो संविधान को चेंज करने का काम करे, या संविधान, तो जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है यही जो है समय समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करने लगती है। संविधान में संशोधन केवल संसद में किसी भी सदन में इसके उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको संविधान का संशोधन करना है तो चाहे राज्यसभा में भी कोई संशोधन बिल पास कर शुरुआत इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर लोकसभा में आए, या लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां से आप राज्यसभा में भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे लोकसभा, जैसे कि मनी बिल है, मनी बिल को राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन बिल के पास में संविधान से संबंधित शक्तियों की बात की जाए अगर संशोधन की, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास करीब करीब बराबर का अधिकार होता है। संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत क्या
66%, 2/3। 368 में जो भी चीज बदली जा रही है धारा 368 में, उसमें जो है आपको 2/3 का समर्थन चाहिए होता है। बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात उस सदन की कुल सदस्यता का 50% से अधिक और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत को होना चाहिए। जैसे कि मान लो उस दिन सदन की टोटल संख्या है 100 फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आए हैं सिर्फ 66 लोग प्रेजेंट हैं। मान लीजिए प्रेजेंट सिर्फ कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, 66 लोग। 66 का 2/3 हो कर दीजिए, भाई दूना 44। अब ये 44 है, टोटल है कितना 100 का आधा कितना हुआ 50। वोट कितना दिया, कितने लोगों ने, 44 लोग ने वोट दिया। ये 2/3 बहुमत तो बन गया 44, लेकिन ये टोटल संख्या का 50% से कम है। 44 जो है टोटल संख्या सदन की सदस्यता है उससे कम है, तो इसको नहीं माना जाएगा। इसको भी चीज है कि सिर्फ 2/3 बहुमत ना हो, 2/3 बहुमत हो, लेकिन साथ ही साथ जो बहुमत के टोटल वोट पड़े हैं वो आधे से ज्यादा होना चाहिए, सदस्यों की संख्या की बात। नहीं तो क्या करे सरकार, आधे विधायकों को किडनैप कर ले, आधे सांसदों को किडनैप कर ले, और जितने लोग बचे हैं उनको वोट करा के उनको बिल पास करा लिया जाए। इसलिए इस प्रावधान को किया गया है कि जो टोटल संख्या है उसका 50% तो होना ही चाहिए, उससे प्लस होना चाहिए। देखिए आपके सामने ही मैंने करके एक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने कर दिया कि मान लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि 368 की बहुमत का मतलब क्या होता है। 368 के अंदर जो बहुमत की बात की जा रही है, स्पेशल मेजोरिटी की बात यह है कि टोटल संख्या मान लीजिए 100 है, लेकिन आए हैं उपस्थित वोट देने के लिए सिर्फ 66 लोग हैं। तो 66 का 2/3 कर दीजिए 44, तो 2/3 लोगों ने तो आपके खिलाफ फेवर में वोट दे दिया, 44 वोट मिल गया। लेकिन टोटल है संख्या की जो सदन की जो सदस्यता है वो टोटल 100 लोग होने चाहिए, तो 44 जो है 100 से कम है, तो ये 2/3 का तो आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन ये जो 50% का आंकड़ा है ये नहीं पार कर पाया, तो इसको नहीं माना जाएगा। दोनों ही चीजों में आपको फेवरेबल होना चाहिए, तभी आप संविधान संशोधन अधिनियम को पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद संशोधन विधेयक की शर्तों के अनुसार संविधान में संशोधित कर दिया जाता है। देखिए राष्ट्रपति की जो सहमति है वो काफी हद तक औपचारिक होती है। राष्ट्रपति के पास बहुत ज्यादा संविधान संशोधन बिल से संबंधित पावर नहीं है। इनके पास ये बिल आता है और ये साइन करके इसको नोटिफाई कर देते हैं, आगे कर देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा इनके पास शक्ति नहीं है। अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन 368 संविधान संशोधन विधेयक को सामान्य विधेयक के तहत ही संसद द्वारा पारित किया जाना है। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मनी बिल है, मनी बिल को जो है पहले मंजूरी ली जाती है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो संविधान को चेंज करने का जो वो है उसमें कोई भी जरूरी नहीं है कि उसको चेंज करने के लिए, संविधान को चेंज करने के लिए कि पहले राष्ट्रपति की अनुमति लीजिए उसके बाद बिल प्रस्तुत कीजिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है संविधान में जो है सदन में जो है दोनों जगह पे बिल पास करा के लेके जाइए और राष्ट्रपति जी उसके ऊपर साइन कर देंगे और संविधान बदल जाएगा आसानी से। मतलब आसान तो नहीं है, बट हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल चीज अलग होती है। अनुच्छेद का संशोधन 1971 में 368 के राष्ट्रपति के लिए संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य बना दिया है। ठीक है, जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह है कि 368 में राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को वापस नहीं भेज सकता है, उसको अनुमति देना ही देना है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि नहीं यार ये तो हमको सही नहीं लग रहा है, जाके फिर से बिल को पास करा के लाओ लोकसभा राज्यसभा से, तब हम इस पे करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो अधिकार नहीं है। उनको अपनी सहमति देने के लिए वो बाध्य है। जब इस विधेयक द्वारा पारित होने के बाद उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उनको अपनी सहमति देना अति अनिवार्य हो जाता है। कुछ जो है इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन भी देख लेते हैं। इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन में क्या हुआ था। ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो अक्सर मैच द कॉलम टाइप के हो जाते हैं कि एक तरफ लाइन से दे देता है कि पहला, 7वां, 9वां, 14वां या 42वां या 56वां, ठीक है, या 73वां, उसके आगे उससे जुड़े हुए प्रावधान दे देता है। आपको मैच करना होता है कि कौन से संविधान संशोधन में क्या काम हुआ था।
तो पहले सबसे पहले देखेंगे प्रथम संवैधानिक संशोधन में पहले ही आपको बता चुका हूं कि जैसे देश आजाद हुआ सरकार ने सोचा जमींदार लोग के पास बहुत जमीन है, उनकी जमीन को हड़प लेते हैं और उसका टुकड़ा टुकड़ा करके गरीबों में बांट दिया जाता है। अब भाई जमींदार लोग जो है कहे कि नहीं ये तो गड़बड़ काम है, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, अब तो देश आज़ाद हो गया है तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया आपके पास तो अधिकार भी है और राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 में उस वक्त में दिया हुआ था, बाद में हटा दिया गया था कि आपके पास जो है संपत्ति का अधिकार है और सरकार आपकी संपत्ति नहीं ले सकती है। तो उस चीज को लड़ने के लिए लैंड रिफॉर्म लाने के लिए जो पहला संविधान संशोधन लाया गया था, इस अनुच्छेद में 15(4) और अनुच्छेद 19(6) को जोड़ा गया था और मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण के निजी संपत्ति के अधिकार को परिवर्तित लाया गया था। इसके द्वारा संविधान की नवी अनुसूची भी जोड़ दी गई थी। जब नवी अनुसूची का मतलब मैं कहानी बता चुका हूं, तो सरकार ने कहा कि देखो सब लोग जाते हैं बदमाशी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग एक काम करते हैं संविधान में एक सूची जोड़ देते हैं। कौन सी उस सूची का नाम क्या होगा? 9th शेड्यूल, नवी सूची। अब उस सूची के अंदर हमने कोई कानून डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जितना आप कोर्ट में जाइए उसका रिव्यू नहीं हो सकता। अगर हमने कानून बनाया और कानून को नवी सूची में डाल दिया, मतलब ये क्या है, पार्लियामेंट ने एक तरीका निकाला कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें या अपनी बात को मनवाएं। यहीं से जो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का म्यूचुअल टेंशन चालू हुआ था पहले संविधान संशोधन से कि पार्लियामेंट ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। इस चीज का सही से जवाब दिया जाना बहुत ही मुश्किल है कि पार्लियामेंट ऊपर है या सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूंगा सबसे ऊपर तो संविधान है और सब लोग संविधान का एक अंग है, हिस्सा है। ना सुप्रीम कोर्ट ऊपर है ना पार्लियामेंट ऊपर है। लेकिन लड़ाई का जो टेंशन चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ जब पार्लियामेंट ने देखा कि हमको कानून नहीं बनाने दिया जा रहा है और जो है तो हम ऐसा करते हैं कि संविधान के अनुसार ही चलने लगते हैं और एक सूची बना देते हैं, नवी सूची, और उसमें जो चीज़ डाल देंगे उसका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिन तक चलाया ये बात, लेकिन केशव नंद भारती के केस के बाद से उन्होंने ये कहा कि देखिए जो कानून का जो रिव्यू है वो तो हमारा अधिकार है और ये अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो रिव्यू का अधिकार तो आप हमसे नहीं ले सकते। तो नवी अनुसूची वाला जो खेल का पर्दा आप चला रहे हैं ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, हम तो रिव्यू करेंगे, चाहे जो करना है वो कर लो, ठीक है। लेकिन 73 तक जो है ये नवी अनुसूची का हिसाब किताब चला। उसके बाद खटाखट उससे जो पहले अनुसूची जोड़ी गई नवी, खटाखट कई कानून सरकार ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू से बचने के लिए उसको नवी अनुसूची में जगह दे देते थे। कोई भी कानून बनाओ नवी अनुसूची में डाल दो तो उसके ऊपर बहस ही नहीं हो पाती थी। भाई सारे सरकारी कानून ऐसे जो सरकार का फेवर करते हैं उसको नवी अनुसूची में जोड़ दिया गया था। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट था सरकार द्वारा, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था? इस संशोधन के मध्य में राज्य के पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन संभव हुआ था। देखिए जो आज के टाइम पे जो आपके देश का जो स्थिति है वो स्थिति उस टाइम पे नहीं था जिस टाइम पे हम आज़ाद हुए थे। उस टाइम पे राज्य जो है, देश जो है प्रांतों में बटा हुआ था, कमिश्नरेट थे, बहुत अलग अलग ढेर सारे कमिश्नरेट थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती थी बहुत ढेर सारी, नॉर्थ ईस्ट का हिसाब किताब अलग चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ जब मद्रास से जो है मांग उठी कि जो है मद्रास को जो है अलग एक राज्य बना दिया जाए, ठीक है। पट्टाभी सीतामल्लू करके कोई थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1952 या 53 की बात है। 52 दिन तक उन्होंने आमरण अनशन किया, बिना खाए पिए बैठे रहे और उसके बाद उनका देहांत हो गया, मर गए। तो उसके बाद क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी कि सारे स्टेट को फिर से आप रीऑर्गेनाइज कर दीजिए, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनाई गई थी तो उसकी जो रिपोर्ट थी उसने रिपोर्ट दिया कि भाई देखो राज्य को इस तरीके से आप बांट लो तो ये देश अच्छे से चल जाएगा। तो उसकी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य के पुनर्गठन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो अमेंडमेंट था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब से राज्यों को भाग ए, बी, सी में वर्गीकरण बंद हो गया था। इससे पहले क्या था, इससे पहले हम लोग को ए, बी और सी में बांटा जाता था कि कौन सा जो है भाग ए में है, कौन सा भाग बी। ये राज्य वाला नहीं था, राज्य और यूनियन टेरिटरी जो आज आप लोग देखते हैं ना, ये हिसाब किताब नहीं था। उस टाइम पे भाग ए, बी और सी चलता था, अलग कहानी थी। भाग सी के राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनः नामित किया गया। राज्यसभा और संघ तथा राज्य विधानमंडलों में सीटों का पुनरावंटन किया गया। इसके अतिरिक्त और कार्यवाहक
न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायालयों उनके क्षेत्राधिकार आदि के संबंध में परिवर्तन को भी प्रभावित किया गया। बड़ा संविधान संशोधन था, क्योंकि राज्य पूरे देश का नक्शा काफी हद तक इस संविधान संशोधन के बाद चेंज हो गया था। जैसे कि आप देखिए, महाराष्ट्र गुजरात एक ही राज्य बनाए गए थे इसमें, फिर पंजाब और हरियाणा एक ही बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस टाइम पे तो एक ही था, ठीक है। राजस्थान जो है उतना बड़ा प्रदेश नहीं था, राजस्थान छोटा प्रदेश था, सबसे बड़ा प्रदेश क्या था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक में था। झारखंड और उड़ीसा, बिहार से निकाल दिया गया झारखंड, और छत्तीसगढ़ एक अलग प्रदेश बन गया था। तो इस तरीके से ना समय समय के ऊपर चीजें चेंज हुई हैं। सबसे जो लेटेस्ट राज्य बनाया गया है वो तेलंगाना का राज्य है। सन 2014 में तेलंगाना को काट के आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया और एक राज्य बना दिया गया था। तो इसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे। लेकिन एक बड़े लेवल के ऊपर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद देखो अंग्रेज तो अपने हिसाब से देश चला रहे थे। जब हम लोग को आज़ादी मिली तो हम लोग ने फैलना शुरू कर दिया। हम लोग ने कहा भैया हमको हमारे हिसाब से देश चलाने दो। तो कैसे बोला गया, तो क्या है कि देश में जो राज्यों को बांटा गया है, तो वो लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर मांग हो रही थी कि जो आदमी जो भाषा बोलता है उस बेस के ऊपर राज्य बना दिए जाए। लेकिन अब देखिए, हमारे एक कहावत है ना कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर बोली भाषा बदल जाती है। तो अगर हर 10 किलोमीटर के ऊपर जो है आप देखिएगा तो बोली भाषा अलग हो जाती है। तो हर छोटे छोटे राज्य तो बनाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को बेस मान के, कि प्रशासनिक आसानी को बेस मान के स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किया गया है। Although linguistic principle was not completely avoided or ignored। 15वें संविधान संशोधन में क्या हुआ 1963 में, इसमें उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ा के 62 साल कर दिया गया था, ठीक है। हाईकोर्ट का जो जज है वो 62 साल पे रिटायर होते हैं, 60 साल पे। जो जैसे कि बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, IAS वगैरह, APS हैं या PCS के लोग हैं, वो 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जो जज हैं वो 60 नहीं 62 साल पे रिटायर होते हैं। और ये कब हुआ था, 15वें संविधान संशोधन में ये चीज हुई है। पच्चीसवां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी का राज्य में दबदबा चल रहा था। हिसाब किताब 1971 में आप याद कीजिए कि बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी और उसमें जो है भारत ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान, उसके जो है उसको बांग्लादेश आज़ाद करा के उसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया था, ठीक है। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में पारित हुआ था। इसमें मुआवजे के पर्याप्तता के संबंध में अधिग्रहण कानून पर अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया गया था। ये जैसे कि कोई अदालत जो है, अगर मान लीजिए सरकार अपने काम के लिए जमीन जो है ले लेती है, तो उसके मुआवजे को कितना मुआवजा दिया जा सकता है। भाई लोग आके कहते थे कि हमको थोड़ी सी जमीन है, 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, मार्केट में तो इतना मिल रहा था हमको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो वो था पावर था, उसको लिमिटेशन कर दिया गया था कि इतना ही दिया जा सकता है। ये संशोधन मुख्य रूप से बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के बाद आया था और अनुच्छेद 21 में मुआवजे के स्थान पर राशि शब्द को प्रस्थापित कर दिया गया था। ये मुआवजा तो देखो क्या है ना कि कोई सीमा थोड़ी ना है मुआवजे की, कोई भी कितना भी बोल दे कि भाई हमारा ये पेन है, अब सरकार कहे कि हमको ये पेन दे दो, तुमने कहा नहीं यार ये तो हम देंगे 5 लाख रुपया दो तो हम ये पेन देंगे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि नहीं तुम नहीं दोगे तो हमारे पास तो ये तो हमारा पेन है, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और सरकार को सरकार के हित के लिए चाहिए अगर कि लोगों का भला हो जाए इस पेन से, तो क्या है कि हम एक सही राशि लेके दे दें। लेकिन क्या है, लोग बदमाशी करते थे, तो उसके लिए संशोधन आया था। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संशोधन के द्वारा देश की रियासतों के शासक की मान्यता वापस ले ली गई और उनके प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए थे। क्या मामला था, देखो इंदिरा गांधी का काल चल रहा था। इंदिरा गांधी जो है बहुत प्रसिद्ध हो गई थी इस टाइम पे, तो इंदिरा गांधी किसी को कुछ समझती थी नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा कि देखो मौका अच्छा है, हमारी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज के टाइम पे मोदी जी की प्रसिद्धि है, उससे कहीं मतलब उस टाइम का तो मामला अलग ही चलता था। इंदिरा गांधी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि जो राजा रानी वाली जो प्रथा है इसको खत्म कर दो। तो किसी को भी
राजा रानी या शासक या रियासत वाला हिसाब किताब खत्म कर दिया गया था। उनके जो प्रीवी पर्स थे, प्रीवी पर्स का मतलब ये, इनको कुछ कंसेशन मिला था सरकार की तरफ से कि आप अपने प्रीवी पर्स में इतना पैसा रख सकते हो, इसके ऊपर टैक्स वैक्स हम कम लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया था इस संविधान संशोधन के तहत। 26वां 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या होता है, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545, जो आज का टाइम है 545 सीटें हैं, वो कर दी गई थी। लेकिन लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व घटाकर 25 से 20 कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन रहा है। इसको मिनी स्टेट संविधान, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ढेर सारी चीजों को बदलाव कर दिया गया था। आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इंदिरा गांधी इस टाइम पे इमरजेंसी लगा चुकी थी देश में, और इमरजेंसी की स्थिति में ये संविधान संशोधन बिल पास हुआ था। क्या क्या था इसमें, आइए देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन ने ढांचे के मूलभूत परिवर्तन कर दिया गया था। प्रस्तावना में, प्रस्तावना यानी जो प्रेम्बल है, जो शुरुआत में है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशल सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ एज ए लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जस्टिस, इस तरीके से है ना। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता और इंटीग्रिटी, 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन से प्रेम्बल में जोड़ा गया है। पार्ट 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया है मौलिक कर्तव्य के ऊपर कि क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था। तो जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो किससे जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। निदेशक सिद्धांतों में मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई और संसद द्वारा इस आशय से बनाए गए किसी भी कानून को अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में चीज रिवर्स कर दी गई थी, लेकिन आप समझिए इस चीज को। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो थोड़ी देर पहले हम लोग ने, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने डिटेल में देखा है। तो ये चर्चा होती है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जो फंडामेंटल राइट है वो डिमांड ड्राफ्ट है, यानी कि अकाउंट में पैसा है आपके तभी डीडी बनेगा। और जो डीपीएसपी है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो क्या है, वो चेक है। आपके अकाउंट में 5 रुपए है, लेकिन आप 5 लाख रुपए का चेक भी काट के किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी का भी मामला यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, कि आप जब राज्य की क्षमता होगी तब वो उससे संबंधित कानून बना सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद से क्या हुआ था कि जो आपका डीपीएसपी है वो ऊपर आ गया था और फंडामेंटल राइट को नीचे कर दिया गया था। अगर डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य अगर कोई कानून बनाता है या कोई पॉलिसी बनाती है और वो अगर कंट्राडिक्ट कर रही है आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, तो उसको पुनर्विचार या समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये सब बहुत एक बड़ा उलटफेर इन्होंने कर दिया गया था, क्योंकि संविधान बनाने वालों ने फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा था और डीपीएसपी को नीचे रखा था। लेकिन इस संविधान संशोधन नियम के बाद से डीपीएसपी ऊपर हो गया था और फंडामेंटल राइट नीचे हो गया था। जहां तक संविधान के संशोधन का सवाल है, इसमें संसद की शक्तियों को सर्वोच्च बना दिया गया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को कुछ मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया था और उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार को फिर से परिभाषित किया गया था। रिट क्षेत्राधिकार मतलब वो जो 5 रिट मैंने बताया हुआ है आर्टिकल 32 के अंडर में, जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, ये उसी की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 लगता है, जो वही आर्टिकल हाई कोर्ट में 226 हो जाता है। इससे प्रशासनिक न्यायाधिकरण या त्वरित न्याय प्रदान किया जा सकता है। इसमें केंद्र को गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति में निपटने के लिए किसी भी राज्य में सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दिया था। यानी कि कोई भी राज्य में इंदिरा गांधी जो है बल जो है तैनात कर सकती थी अगर उनको लगता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। इसमें राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से या पूरे में आपातकाल की घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया था। राष्ट्रपति को पावर दे दिया गया था कि आप जहां मन करो, जैसा मन करो, इमरजेंसी आप लगा के काम खत्म करो। इसमें राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया था
और जो राष्ट्रपति काम करेगा वो किस बेस पे काम करेगा, जो मंत्री कहेंगे उस बेस के ऊपर काम करेगा। यानी कि राष्ट्रपति दिख तो रहा है राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं था, वो था प्रधानमंत्री शासन। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति तो काम करेगा लेकिन किसकी सलाह पे काम करेगा, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों की सलाह पे काम करेगा, और उसके ऊपर उस सलाह को मानना क्या है, अनिवार्य है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। तो बहुत ढेर सारे प्रावधान इसमें चेंज किया गया, जोड़ा घटाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी ने जो है 77 में जो है इलेक्शन करवाया, इलेक्शन में वो हार गई, उनको जेल जाना पड़ा था और मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी। तो उस 42वें संविधान संशोधन को से निपटने के लिए जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये लोग लेके आए, जिसमें जो 42वें में बहुत ढेर सारी चीजों को जो सही नहीं थी उसको रिवर्स कर दिया गया था। संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लिया गया था, जब मैंने बता चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी हट गई थी और जनता पार्टी पावर में आ गई थी, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रभावित कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया गया था, कुछ को हटा दिया गया था, परिवर्तन प्रदान किया गया था, कुछ को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर एक नई धारा में डाल दिया गया था। इससे पहले जहाँ पे आर्टिकल 31 है वो क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने उसको बिल्कुल ही हटा दिया कि जमीन जायदाद का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार चाहे तो ले सकती है, सरकार चाहे तो दे सकती है, और एक नया आर्टिकल बना के 300A इसको वहां पे भेज दिया गया था। जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसको 300A नाम के एक आर्टिकल में डाल दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की संवैधानिकता पर दुर्भावना के आधार पर अदालत में सवाल उठाया जा सकता है। क्या मामला था कि राष्ट्रपति जो है ने किस इरादे से इमरजेंसी लगाई है, इस चीज का जवाब राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। ठीक है, तो दुर्भावना अगर है, देश का अहित चाह के राष्ट्रपति चाहे कि हम तो राजा बन जाएं और देश में इमरजेंसी लगा दो, तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार इसका किया जा सकता है, समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन ने कहा था कि इमरजेंसी लगाने का जो पावर है राष्ट्रपति का, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन 44वें ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति किस इरादे से संविधान में, हो सकता है भाई कि आदमी जो है कुछ गलत इरादे से चाह रहा हो इम्प्लीमेंट करना किसी चीज का। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 में आंतरिक शांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 352 में क्या मामला था, 352 में यह था कि पहले इमरजेंसी लगाया किस बेस पे किया जा सकता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी तो लगा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस होता क्या है भाई, सुनामी आ गई तो आप कह दीजिए इंटरनल डिस्टर्बेंस इमरजेंसी लगा दें, ये भी तो गलत है। मान लीजिए किसानों ने जो है रैली निकाल दी सरकार के खिलाफ, तो आप कह दो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, ठीक है, तो आप इमरजेंसी लगा दो और हमारे जो लोकतंत्र है उसको चेंज करके जो है राष्ट्रतंत्र में ले आइए। ठीक है, तो इस चीज को खत्म कर दिया था 42वें संविधान संशोधन ने। उसमें ये कहा गया था कि 352 के अंदर में जो आपका इमरजेंसी लगाने का जो ग्राउंड है वो आंतरिक अशांति नहीं है बल्कि सशस्त्र विद्रोह है, यानी कि जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल, अगर ये सभी लोग सड़कों पे बंदूक लेके उतर आते हैं और सरकार का विरोध करने लगे तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन पहले क्या था कि अगर वो लोग इंटरनल डिस्टर्बेंस से सड़कों के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं तब भी आप ये दिखा सकते हैं कि आंतरिक अशांति हो रही है और इनके ऊपर इमरजेंसी लगा के इनकी राज्य की सरकारों को भंग कर दिया जाए। इसमें राष्ट्रपति को सलाह के पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार की गई सलाह पर कार्य करना बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, क्या मामला है, देखो हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रहा हूं उस पर समझिए कि पूरी समझिए, एक घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं उतनी डिटेल में ना लेके जाऊँ कि जिस डिटेल की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये समझिए कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, क्या मामला है कि जैसे पहले क्या है कि इस चीज़ की बहस होती रहती थी कि राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़ा है। ठीक है, लेकिन 44वें क्योंकि क्या है कि कहीं पे ये नहीं लिखा था
मतलब संविधान में कि जो अगर प्रधानमंत्री सलाह तो देगा राष्ट्रपति को, लेकिन क्या राष्ट्रपति जो है बाध्य है सलाह के अनुसार काम करने के लिए, क्या वो अपने हिसाब से भी काम कर सकता है। ठीक है, इसका कहीं लिखित रूप में प्रमाण नहीं आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन ने इस बात को क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से बाध्य है। यानी कि वो सलाह अगर दे रहा है, प्रधानमंत्री को सलाह नहीं अच्छी लग रही है, कह नहीं यार थोड़ा फिर से एक बार इसका पुनर्विचार कर लो, तो प्रधानमंत्री को उसने सलाह वापस भेज देंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहता है नहीं, होना तो यही है, यही हमको सही लग रहा है, तो फिर राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो ये यही कह रहा है कि जो 44वां संविधान संशोधन है उसमें राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार की गई सलाह पर कार्य करना बाध्य हो गया है। तो ये डिबेट खत्म हो गई यहीं से कि राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़ा है। भाई बड़ा तो वही है जिसकी चल रही है, और चल किसकी रही है, मंत्री की, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव में संबंधित विवादों पर निर्णय लेने के लिए अदालत की शांति बहाल कर दी गई। जैसे पहले क्या था कि प्रधानमंत्री जी जो है हार गई थी चुनाव 77 का, तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था कि अध्यादेश ले आई थी और ये कर दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू ही नहीं कर सकता है प्रधानमंत्री के चुनाव को, तो इस जजमेंट को खारिज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को प्रकाशन करना संवैधानिकता प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद कुछ और संवैधानिक नियम है इंपॉर्टेंट। पहला देख लेते हैं, ये वाला 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये क्या कहता है, ये संशोधन राजीव गांधी के शासन के दौरान में आया था। ठीक है, ये दल बदल को समाप्ति करने के उद्देश्य से लाया गया था। जो पैसा लेके लोग दल बदल कर लेते थे और किसी को भी वोट दे देते थे, तो ये इसलिए लाया गया था कि दल बदल कानून के ऊपर रोक लगे। इसमें संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो सवाल ये आता है कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, तो वो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, संसद में जोड़ी गई थी। राज्य विधानमंडल में दल बदल के मामले में अयोग्यता के तरीके को भी शामिल कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन कौन सा था, इसमें मतदान की आयु को घटा के 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। ये राजीव गांधी ने किया था, क्योंकि राजीव गांधी को ये लगा था कि बहुत पॉपुलर है और जो नए युवा वर्ग हैं वो उनको वोट देने के लिए इच्छुक हैं। तो पहले क्या था, 21 वर्ष थी उनकी जो है वोट देने की आयु, लेकिन 1988 के बाद से जो 18 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं उनको भी, यानी कि आज के टाइम पे जो एक 18-19 साल का युवा है वो वोट दे पाता है, वो सिर्फ इस संविधान संशोधन नियम के, जो 61वां संविधान संशोधन नियम है, सिर्फ इस वजह से वो वोट दे पाता है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था, SC/ST के मुद्दों को देखभाल के लिए व्यापक शक्तियों के साथ अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST का गठन किया गया था। वो 65वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 69 संविधान संशोधन नियम में क्या था, विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पदनाम प्राप्त करने के लिए संविधान में 239A और 239B शामिल कर दिया गया था। यानी कि दिल्ली को राज्य का दर्जा कैसे मिला है, दिल्ली को एक राज्य का दर्जा मिला है 69 संविधान संशोधन के हिसाब से। वैसे राज्य नहीं है वो, लेकिन उनके पास विधानसभा है। जैसे आप देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश जो है, जितने भी देश के राज्य, एक राज्य होता है, एक होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में विधायक का चुनाव नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में जो है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, लेकिन वहां पे विधायकों का चुनाव होता है, वहां पे एक विधानसभा भी है। तो विधानसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 69 संविधान संशोधन के तहत। 73वां और 74वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज का गठन और एक संवैधानिक ढांचे का स्थापना पंचायती राज के, वो हुआ था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार। संवैधानिक गारंटी दर्जा एवं वैधता प्राप्त हुई, किसको हुई, पंचायती राजों को। उससे पहले भी पंचायतें थी, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर क्या है कि संविधान में आ गया। तो भाई पंजाब में थी पंचायतें अलग चल रही थी, महाराष्ट्र में अलग चल रही थी, वेस्ट बंगाल में अलग चल रही थी, उत्तर प्रदेश में अलग चल रही थी। तो जब 73वां संविधान संशोधन नियम पास हुआ तो एक यूनिफाइड, एक सिमिलियर तरीके का जो है पंचायतों का नियम और तरीका को एस्टैब्लिशमेंट दिया गया पूरे देश में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार।
इससे निपटने के लिए 11वीं अनुसूची जो 11 शेड्यूल है वो जोड़ा गया था इसी में, तो उसमें भाग 11 को सम्मिलित किया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 273A से 273O तक, 243O तक जो है ये आर्टिकल जो है पंचायती राज से संबंधित दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं 74वां जो है, जैसे कि 73वां जो है पंचायती राज का है, तो 74वां जो है वो शहरों में जो नगर पालिका है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपलिटीज है उसकी स्थापना का तरीका जो है वो बताया गया है 74वें संविधान संशोधन में। नगर पालिकाओं को संवैधानिक पवित्रता प्रदान की गई और 243P से 243ZG और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसके माध्यम से। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2001, इसमें कला के खंड से संशोधित किया गया। 16वीं किसी भी वर्ग के पदोन्नति के मामले में परिमाणित वरिष्ठता के साथ शब्दों में किसी भी वर्ग के पदोन्नति के मामलों में शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन में भी जो SC/ST हैं उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट में नहीं, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 85वां संविधान संशोधन है तो करना पड़ता है। भाई वोट की राजनीति है तो क्या गलत क्या सही, इतना ही है क्या। 86वां संविधान संशोधन हम लोग देख लेते हैं। नई कला जोड़ी गई। 221A के बाद 221A को जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में। क्या मामला था, राइट टू एजुकेशन को, आपके शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। किसमें, 86वें संविधान संशोधन में। और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया था संविधान में जिसका नाम था 21A, जो ये कहता था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है। राज्य को यह निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित करता है और वह 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करे। यानी कि जो 45वां अनुच्छेद था DPSP का, जिसमें यह लिखा था कि देखो 0 से 6 और 6 से 14, पहले क्या लिखा हुआ था, ये जो 6 से 14 वर्ष का था ना, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, DPSP में। लेकिन 46वें संविधान संशोधन के बाद से क्या हुआ, इसको काट दिया गया और ये वाला जो हिस्सा है वो DPSP में लिख दिया गया। और ये जो 6 से 14 वाला हिस्सा है इसको आर्टिकल 21A में लिख दिया गया। ठीक है, ये देख लीजिए, जो 45वां अनुच्छेद था उसको 21A बना दिया गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और जो 0 से 6 की जो उम्र की बात हो रही थी, जो कहीं बात नहीं थी, उसको 45वें में चेंज करके डाल दिया गया था। ये हुआ था इसमें। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में एक नई मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से मेन चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। कुछ छूट गया हो तो मैं अगले वीडियो में उसको शामिल कर लूंगा। मेरे ख्याल से अगर इतना आप देख लेते हैं तो आपके संविधान संशोधन से जुड़े हुए सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने चाहिए। और बहुत डिटेल में जो है हमने चर्चा कर लिया है कि किस किस तरीके से संविधान का संशोधन होता है और कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे जिसके माध्यम से संविधान संशोधन किया गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको बच रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका निस्तारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम लोग का मोटिवेशन मोरल बना रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लाने की कोशिश के प्रयास में हम लोग निरंतर लगे रहे। थैंक यू सो मच।